अध्याय 96 मत्स्य पालन क्षेत्र प्रभाग। तियानशुई गांव के केंद्र के पास समुद्र देवता की मूर्ति के सबसे नजदीक ग्राम प्रधान का घर स्थित है, ताकि जरूरत पड़ने पर हर कोई उसे आसानी से ढूंढ सके। सार्थक वादे के मुताबिक शराब लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव का मुखिया चिंतित दिख रहा था। सार्थक, दादाजी, ग्राम प्रमुख, मैं यहाँ हूँ। क्या आपको मुझसे पहले कुछ चाहिए था? गांव के मुखिया ने अपनी चिंता को छिपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सार्थक यहाँ है। और तुम सामान भी लाए हो। अंदर आ जाओ। ग्राम प्रधान का घर बहुत ही साधारण था, कुछ हद तक सार्थक की झोपड़ी जैसा ही। मैंने सुना था कि मछली पकड़ने के दौरान ग्राम प्रधान के परिवार का एक हादसा हो गया था, और तब से वह बूढ़ा आदमी अकेला ही रह रहा था। सार्थक ने शराब को जमीन पर रख दिया और फिर कहा, दादाजी ग्राम प्रमुख, लगता है आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं। गांव का मुखिया थोड़ा अचंभित हुआ। आपने ध्यान दिया? सार्थक, तुम्हारे शब्द तो मानो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा? क्या तुम्हें मेरे फिश ड्रैगन गैंग की मदद चाहिए? आजकल हमारे गैंग के सभी सदस्य बेहतरीन लोग हैं। गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा आदमी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मछली और ड्रैगन गिरोह तो मानो वाणिज्य मंडल बन गया है, हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। ग्राम प्रधान, सार्थक, मैंने पहले सोचा था कि तुम शहर जाओगे ताकि टाइगर हेड गैंग और अन्य खतरों से बच सको, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली जू तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। ये बहुत ही अप्रत्याशित है। सार्थक, ये सब तनवीर द्वारा मेरे लिए किए गए जीवन रक्षक उपायों की बदौलत है। हे, गांव के मुखिया ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। इतना छोटा बच्चा बिना शर्माए या बिना रुके कैसे झूठ बोल सकता है? ग्राम प्रमुख, चलिए बाकी बातों को एक तरफ रख दें और पहले आपकी आध्यात्मिक क्षमता की जांच करें। यदि आपकी बात सच है तो पिछली परीक्षा गलत रही होगी। सार्थक, ठीक है, ठीक है। कुछ देर बाद गांव के मुखिया ने एक पत्थर निकाला और गंभीरता से सार्थक से कहा, इस पर अपना हाथ रखो और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करो। सार्थक ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। दरअसल गांव के मुखिया को आध्यात्मिक नसों की जांच करने के लिए बुलाने के पीछे उसका एक और मकसद था। पिछली बार उसने जो क्षणिक काली रोशनी देखी थी, उस पर उसे खुद भी बहुत संदेह था। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, पल भर में एक गहरा पीला रंग फूट पड़ा। ग्राम प्रधान ने गहरी सांस ली और कहा, पिछली बार मुझसे गलती हुई थी। यह मध्यम स्तर की तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक धारा है और ये लगभग उच्च स्तर की तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक धारा बनने वाली थी। सार्थक अविचलित रहा, उसने ग्राम प्रधान के उत्साह को अनसुना कर दिया। वह पत्थर को ध्यान से देखता रहा और अंतिम क्षण में एक काली रोशनी फिर से चमक उठी, मानो वह कभी प्रकट ही न हुई हो। जैसा कि अपेक्षित था, आध्यात्मिक नस परीक्षण में काला रंग अवश्य होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि काला रंग किस स्तर का है। ग्राम प्रधान ने उत्साह से कहा, सार्थक, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर मध्यम स्तर की तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति है? क्या तुम उत्साहित नहीं हो? हाँ, मेरे तियानशुई गांव में अब भी प्रतिभाशाली लोग पैदा होते हैं। तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर एंगलर बनने का मौका है और थोड़ी सी संभावना ये भी है कि तुम एंगलर वर्ग को चुनौती दे सको। सार्थक की कोई प्रतिक्रिया न देखकर ग्राम प्रधान अचंभित रह गया। क्या तुम बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो? सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, दरअसल जब मैं फिशिंग मास्टर स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे ये पूर्वाभास हो गया था कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर पिछली परीक्षा की तुलना में अधिक होना चाहिए। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि, सार्थक ने तुरंत कहा, ग्राम के मुखिया, क्या आप मेरे लिए इसे गुप्त रख सकते हैं? गांव का मुखिया अचंभित रह गया। इसे गुप्त रखें? इसे गुप्त क्यों रखा जाना चाहिए? सार्थक, अरे, मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं। इतने सारे लोगों को ये पता होना ठीक नहीं है। जैसा कि कहावत है, जितना ऊंचा पेड़ उतनी ही तेज हवा चलती है। अगर दूसरे लोग मेरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को मामूली समझते हैं तो कोई बात नहीं। ग्राम प्रधान, ये क्या बकवास है? एक लंबा पेड़ हवा पकड़ता है। एक स्तर 3 की मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक नस बुरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उत्कृष्ट भी नहीं है। और आप इसे एक लंबा पेड़ हवा पकड़ता है कहते हैं? आप शायद कभी शहर नहीं गए। ग्राम प्रधान ने कहा, यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, पिछली बार मेरी सिफारिश पर तुम शहर जा पाए थे, लेकिन अब बिना मेरी सिफारिश के जा सकते हो। हालांकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति मध्यम स्तर की है, फिर भी शहर पहुंचने पर तुम साधारण ही लगोगे।
शहर के प्रतिभाशाली लोग मूलतः चौथे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले होते हैं और उच्चतम स्तर चौथे स्तर की उच्च श्रेणी की या यहाँ तक कि 5वें स्तर की होती है। सार्थक, अरे मैं तो अभी तक शहर भी नहीं गया हूँ। गांव के मुखिया ने गंभीरता से कहा, हमें देर सवेर जाना ही पड़ेगा। सार्थक ने झट से विषय बदलते हुए कहा, ग्राम प्रमुख, मुझे पता है कि चौथे स्तर से नीचे की आध्यात्मिक नसें पीली रोशनी उत्सर्जित करती हैं, चौथे से छठे स्तर तक की नसें नीली रोशनी उत्सर्जित करती हैं और 7वें स्तर और उससे ऊपर की नसें बैंगनी रोशनी उत्सर्जित करती हैं। क्या बैंगनी से ऊपर कोई आध्यात्मिक नसें हैं? उन आध्यात्मिक नसों का रंग क्या होता है? ग्राम प्रधान, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सार्थक, मुझे जिज्ञासा हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि क्या शहरवासियों में बैंगनी रंग की तुलना में भी अधिक अतिरंजित आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं? गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा जाता है कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा। हालांकि इस तरह के विलक्षण प्रतिभा वाले लोग बेहद दुर्लभ होते हैं, जो एक सदी में एक बार ही दिखाई देते हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सार्थक ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। सचमुच? क्या सच में काला रंग बैंगनी से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? इससे पहले कि सार्थक इस बारे में ज्यादा सोच पाता, गांव के मुखिया ने कहा, सार्थक, क्या तुम सचमुच शहर जाने की योजना नहीं बना रहे हो? अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो मैं अभी भी कोई रास्ता निकाल सकता हूं। सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सार्थक सचमुच तैयार नहीं था। गांव समुद्र के सबसे नजदीक था और हर यात्रा में अप्रत्याशित लाभ मिलते थे। वह इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था। हाँ, 3 साल तक लेखा परीक्षक का काम करना उसके लिए अपमान था। उसे लगता था कि उसे तभी शहर जाना चाहिए जब वह शहर में किसी को भी बुरी तरह पीट सके। ग्राम प्रधान ने कुछ देर सोचा, चूंकि तुम जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि तुम शहर नहीं जा रहे हो, तो एक मत्स्य प्रशिक्षक होने के नाते तुम सारा दिन तियानशुई गांव में यूं ही बैठे नहीं रह सकते। अपना समय अपने फिश ड्रैगन गैंग या अपने बागान में मौज मस्ती करते हुए नहीं बिता सकते। सार्थक, ग्राम प्रधान, सार्थक, क्या तुम जानते हो कि हमारे गांव में मछुआरे इतने कम क्यों हैं? हमें सड़कों पर, गलियों में या हवाई अड्डे के पास भी मछुआरे शायद ही कभी क्यों दिखाई देते हैं? सार्थक चौंक गया। क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहाँ पर्याप्त मछुआरे नहीं हैं? ग्राम प्रमुख, छोटा, अरे हर साल पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में स्थित 4 विद्यालयों से लगभग 500 छात्र स्नातक होते हैं और वे भविष्य में मत्स्यपालक विशेषज्ञ बन सकते हैं। वास्तव में हमारे गांव में मत्स्यपालकों की संख्या हर साल लगभग 100 बढ़ जाती है। लेकिन ये सभी लोग कहाँ जाते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? सार्थक हैरान था। इतने सारे, एक बेहतरीन मछली पकड़ने का क्षेत्र। गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि प्रथम श्रेणी का मछली पकड़ने का स्थान क्या होता है? सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह मछली पकड़ने वालों के लिए उपयुक्त जगह है? वहां की विशालकाय मछलियां आम मछुआरों की क्षमता से परे हैं और माहिर मछुआरे भी वहां जाना पसंद नहीं करते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां मछुआरे ही जाते हैं। गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, आप गलत हैं। गलत? ग्राम प्रधान, इस मामले को समझाने से पहले हमें पहले मछली पकड़ने के क्षेत्रों को पहले, दूसरे और तीसरे स्तर में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। सार्थक को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों में अवसर तो हो सकते थे, लेकिन उसे लगा कि उच्च स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों की तुलना में वहां उतने अवसर नहीं होंगे। ग्राम प्रधान ने कहा, तियानशुई गांव बिहाई कस्बे का हिस्सा है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में बिहाई सागर में घूमने वाला एक अजगर गांव की सीमा के भीतर ही मर गया था, इसलिए इसका नाम तियानशुई पड़ा। बिहाई कस्बा तियानशुई गांव के आकार के 8 तैरते द्वीपों का प्रशासन करता है, जिनका नाम 8 अक्षरों के नाम पर रखा गया है: जल, लकड़ी, वर्षा, वायु, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि और हृदय। इनमें से तियानशिन गांव बिहाई कस्बे के सबसे करीब है और सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद चंद्रमा और सूर्य, फिर वायु और अग्नि। जल, लकड़ी और वर्षा सबसे कमजोर हैं। और ये 8 गांव 3000 ली के दायरे में फैले एक उत्कृष्ट मछली पकड़ने के क्षेत्र को साझा करते हैं। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, हमारे गांव का सामान्य मछली पकड़ने का क्षेत्र 1000 ली में फैला हुआ है और यह पूरी तरह से हमारे गांव का है। 8 गांवों द्वारा साझा किए जाने वाले प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्र केवल 3000 ली क्यों है?
गांव के मुखिया ने आह भरते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर सैकड़ों हजारों मील के दायरे में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन से हैं? सार्थक ने अपना सिर हिलाया। ग्राम प्रमुख, यहाँ अधिकतर सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं और समुद्र पूरी तरह से खतरनाक जगह नहीं है। किंवदंती है कि एक अद्वितीय व्यक्ति ने जीवित रहने के लिए उपयुक्त एक सामान्य मछली पकड़ने का क्षेत्र खोजा और फिर असाधारण साधनों का उपयोग करके तैरते हुए दिव्य द्वीप पर कब्जा कर लिया, और इसी तरह तियानशुई गांव, बिहाई कस्बा और यहां तक कि कियानिक्सिंग शहर अस्तित्व में आए। सार्थक ने गहरी सांस ली, उसे यह बात कुछ अविश्वसनीय लग रही थी। ये क्या हो रहा है? किसी ने तैरते हुए द्वीप को पकड़कर यहां रख दिया। ऐसे असाधारण कारनामे करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना शक्तिशाली होना चाहिए? ग्राम प्रधान ने आगे कहा, वास्तव में सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र की वास्तविक सीमा 1000 मील नहीं है। यह महज एक अनुमान है। दरअसल किसी ने इसका परीक्षण किया है और पाया है कि यह लगभग 800 मील पर विभाजित है। प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्र में पाई जाने वाली विशालकाय मछलियां 800 मील से आगे भी देखी गई हैं, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं। इसके अलावा सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र और प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्र सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं। इनके बीच 1000 मील का मध्यवर्ती क्षेत्र है, जिसे मिश्रित क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सामान्य और प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों दोनों की मछलियां पाई जाती हैं, और यह एक बफर क्षेत्र का काम करता है। सार्थक, अगर तियानशुई गांव के हमारे मछुआरे किसी बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में जाना चाहें, तो क्या उन्हें हजारों या यहां तक कि 2000 मील की उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी? ग्राम प्रधान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। 8 गांवों ने मध्य में स्थित प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र को घेर रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में लोगों के आत्मपरीक्षण का स्थान था, जिसे तैरते हुए द्वीप का निर्माण करने वाले व्यक्ति ने बनाया था। अध्याय 97, दानव मछली की शक्ति। सार्थक ने एक क्षण के लिए कल्पना की, यदि प्राथमिक मछली पकड़ने के क्षेत्र 8 गांवों से घिरे हुए हैं, तो द्वितीयक मछली पकड़ने के क्षेत्र कहाँ होंगे? सार्थक के विचारों से भलीभांति परिचित प्रतीत होते हुए ग्राम प्रधान ने आगे कहा, द्वितीयक मछली पकड़ने के क्षेत्र तो और भी दूर हैं, जो 8 प्रमुख गांवों से 2000 मील की दूरी पर स्थित हैं। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, तो बात यह नहीं है कि हमने प्राथमिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों को घेर लिया है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक मछली पकड़ने के क्षेत्रों ने हमें घेर लिया है। गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है। सार्थक, वह तीसरे स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र। गांव के मुखिया ने सार्थक की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तीसरे स्तर से बाहर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों को अज्ञात भूमि क्यों कहा जाता है? सार्थक ने अपना सिर हिलाया। गांव के मुखिया ने कहा, तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र गांव की पहुंच से बाहर हैं। किसी कुशल मछुआरे को तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में भेजना वैसा ही है जैसे किसी साधारण मछुआरे को पहले और तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बीच के किसी मिश्रित क्षेत्र में भेजना। उनके मरने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए गांव के आसपास तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं ही नहीं। वे एक दूरस्थ क्षेत्र में हैं जहां केवल गांव के टेलीपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। सार्थक समझ गया और आगे बोला, और उन अज्ञात भूमियों के बारे में क्या? ग्राम प्रमुख, एक बार जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से अज्ञात भूमि के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब जब हम मछली पकड़ने के क्षेत्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तरों में विभाजित करना समझ गए हैं, तो चलिए प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में वापस चलते हैं। फिर गांव के मुखिया ने सार्थक को गौर से देखा और कहा, क्या तुम मछली पकड़ने की परीक्षा का मतलब जानते हो? उन बच्चों के माता पिता जानते थे कि उनकी जान जा सकती है, तो फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए क्यों मजबूर किया? ऐसा क्यों है कि बच्चों की मौत के बावजूद कुछ माता पिता केवल चुपके से रोते रहे, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं हुआ? सार्थक, क्या ये ग्रेड ए मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए हो सकता है? गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र शुरुआती स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वहां पहुंचने पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। आपको पता नहीं होता कि कौन अचानक प्रकट होकर आप पर हमला कर देगा। इसलिए पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में सबसे डरावनी बात मछलियां नहीं, बल्कि वहां के लोग हैं। सार्थक ने गहरी सांस ली। वह समझ सकता था कि 8 गांवों के एक ही मछली पकड़ने के क्षेत्र में होने से हत्या और लूटपाट होना लाजमी था।
इस समय सार्थक को मछली पकड़ने के परीक्षण के दौरान की स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया था। कई लोग आपस में गठबंधन बनाते थे, लेकिन बाद में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। अगर लोग एक ही गांव के नहीं होते तो आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा होती थी। यहां तक कि एक ही गांव में भी अगर किसी को कोई खजाना मिल जाता तो क्या वे आपस में ही नहीं लड़ने लगते। सार्थक को अचानक कुछ याद आया और उसने ग्राम प्रधान से कहा, राक्षसी मछली की शक्ति। तनवीर ने मुझे एक बार बताया था कि यह एक स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में राक्षसी मछली की शक्ति को अवशोषित कर सकती है। ग्राम प्रधान ने सार्थक को सहमति भरी नजर से देखा और कहा, सचमुच यह इस राक्षसी मछली की शक्ति है। सार्थक, ऐसा कहा जाता है कि मछुआरे राक्षसी मछलियों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, और काफी लोग ऐसा करते भी हैं। क्या राक्षसी मछलियों की शक्ति सीधे प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में मौजूद राक्षसी मछलियों से अवशोषित नहीं की जाती? हाँ, आप बातों को बहुत सरल बना रहे हैं। गांव के मुखिया ने मन ही मन सोचा, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम कितने भोले हो। सार्थक, ग्राम प्रमुख, तुम्हें तथाकथित दानव मछली की शक्ति देखनी चाहिए थी। तुम्हारे मछली ड्रैगन गिरोह के कई लोगों के पास ये शक्ति है, जिसमें ली जू भी शामिल है, लेकिन हम इसे अनुबंधित आत्मा पशु कहते हैं। सार्थक ने गांव के मुखिया को आश्चर्य से देखा, ये कैसे हो सकता है? अगर यह एक अनुबंधित आत्मा जानवर है तो मैंने इसे केवल ली जू और ली गैंग के पास ही क्यों देखा है? ऐसा लगता है कि किसी और के पास यह नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही शक्ति प्राप्त की है। ग्राम प्रधान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, तो इसलिए सभी गांवों को प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में साधारण मछुआरों या एंगलर्स द्वारा साधारण राक्षसी मछलियों के साथ अनुबंध करने में विफलता की दर बहुत अधिक है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि साधारण राक्षसी मछलियों का स्तर बहुत कम है। इन साधारण राक्षसी मछलियों में आध्यात्मिकता नहीं होती, इसलिए जो असफल होते हैं वे केवल राक्षसी मछली की कुछ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुबंध नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो राक्षसी मछलियां देखी हैं, उनमें जन्मजात आत्मा वाले जीवों जैसे कि टाइगरहेड मछली को छोड़कर आध्यात्मिकता होती है ना? उनकी गुणवत्ता को एक दुर्लभ प्रजाति माना जाता है जो साधारण मछलियों से मौलिक रूप से भिन्न होती है। सार्थक, तो प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में दुर्लभ विशालकाय मछलियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। ग्राम प्रधान ने फिर सिर हिलाया, यह कोई बड़ी मात्रा नहीं है, बल्कि दुर्लभ दानवी मछलियों की एक छोटी मात्रा है, या साधारण दानवी मछलियों से उत्परिवर्तित दुर्लभ दानवी मछलियां हैं। जरा सोचिए, पहले स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र सीमित है, लेकिन दानवी मछलियों को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग आते हैं कि उनके बीच इनके लिए लड़ाई होना आम बात है। वास्तव में, यदि आपके गांव के बाहर किसी को दुर्लभ दानवी मछली मिल जाती है, तो इससे आसानी से कई अन्य गांवों की घेराबंदी हो सकती है। क्यों? गांव के बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, मैं क्या कर सकता हूं? दूसरे गांवों के विकास को सीमित करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि एक बार किसी गांव में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरता है तो उस गांव को होने वाले लाभ आपकी कल्पना से परे होंगे। सार्थक, क्या फायदे? तनवीर का भी तो महत्व है ना? ग्रामीण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। क्या आपको पता है कि तनवीर को देवदूत द्वारा ले जाने की खबर ने कस्बे और आसपास के गांवों में सनसनी मचा दी है? सार्थक, मुझे लगता है ऐसा ही है। 7वें स्तर की आध्यात्मिक नस, मुझे संदेह है कि इस शहर में इससे पहले कभी ऐसी कोई चीज दिखाई दी होगी, है ना? गांव वालों ने आह भरी, हाँ। यह एक वरदान भी है और अभिशाप भी। असल में तनवीर को स्वर्गदूत ले गए थे, इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमारा तियानशुई गांव तियानशिन गांव के स्थान पर स्थानांतरित होकर उसकी जगह ले सकता था। सार्थक हैरान रह गया, रुको दादाजी ग्राम प्रमुख, क्या हमारा तैरता हुआ द्वीप हिल सकता है? गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। यह एक प्राचीन शक्तिशाली संस्था द्वारा छोड़ी गई एक कलाकृति है, जिसे गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और शक्तिशाली व्यक्तियों को तैयार करने के लिए बनाया गया था। छोड़ो, तुम्हें इतना सब बताने की क्या जरूरत है? बूढ़े लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर गांव के हर मछली पकड़ने वाले उस्ताद का एक मिशन होता है। सार्थक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कौन सा मिशन? गांव के मुखिया ने गंभीरता से कहा, प्रतियोगिता। हर मछुआरे को प्रतियोगिता करनी पड़ती है, दुर्लभ राक्षसी मछलियों के लिए प्रतियोगिता। आपको पता होना चाहिए कि हमारे गांव के सभी स्कूल मुफ्त में आत्मा निगलने वाली मछली का सूप देते हैं। ये भी एक प्रतियोगिता है ताकि अगली पीढ़ी में कोई आगे बढ़ सके।
इसलिए हर गांव में एक अलिखित नियम है, उच्च स्तरीय मछली पकड़ने के स्थानों पर जाओ, अधिक आत्मा निगलने वाली मछली पकड़ो। सैद्धांतिक रूप से हर किसी का लक्ष्य प्रति माह 500 किलो आत्मा निगलने वाली मछली पकड़ना है। सार्थक ने पलकें झपकाईं। तो मैं, ग्राम प्रमुख, तुम 3 दिनों से मछली पकड़ने के उस्ताद हो, है ना? तुम्हारे पास 500 किलो आध्यात्मिक मछलियां खाने के लिए 27 दिन बचे हैं। बेशक अगर तुम्हें कोई अनुबंधित आध्यात्मिक जीव मिल जाए तो तुम्हें उसे सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दानव मछली की शक्ति को अवशोषित करना मान्य नहीं है। दानव मछली की शक्ति अनुबंधित आध्यात्मिक मछली की शक्ति जितनी अच्छी नहीं होती। सार्थक को चक्कर आने लगा। मुझे लगा था कि मेरे अच्छे दिन आखिरकार आ गए हैं। मैं अपनी फिश एंड ड्रैगन गैंग बनाने में व्यस्त था, लेकिन लगता है कि मैंने अभी शुरुआत ही की है और अब मैं एक साधारण से मछली पकड़ने के मैदान में संसाधनों के लिए जूझ रहा हूं। अगर 2 माहिर मछुआरे आ गए तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, सार्थक तुम अभी जवान हो। उन मछुआरों से ईर्ष्या मत करो जो गांव में रह सकते हैं। उन सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यहां तक कि ली जू ने भी एक बार दूसरे गांवों के 10 से अधिक मछुआरों को मार डाला था और दूसरे गांवों के बीच हुए 2 भूतिया समझौतों को तोड़ दिया था। सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो लाखों लोहे के सिर वाली मछलियां उसके दिल में से होकर गुजर रही हों। मैं अब भी बच्चा हूं। जब वह बोल रहा था तभी ग्राम प्रधान ने उसे एक पुस्तक सौंपते हुए कहा, इसे ले लो। ये किसी आत्मा प्राणी से अनुबंध करने का मंत्र है। तुम्हें जल्दी वापस जाकर साधना करनी चाहिए। मछली ड्रैगन गिरोह पर और अधिक अनावश्यक चीजें बर्बाद मत करो। सार्थक ने आंखें घुमाईं। मैंने अभी तक गिरोह के नेता के रूप में अपनी जगह ठीक से बनाई भी नहीं है, और न ही मैंने एक बिगड़े हुए नौजवान के रूप में अपनी घमंडी और दबंग छवि स्थापित की है। मुझे अभी से साधना करने के लिए वापस जाना होगा। ... वे बागान में लौट आए। तभी बहन शियाओकिन लौट आए। सार्थक, बहन शियाओकिन, क्या आप आज काम पर नहीं जा रही हैं? जियांग किन, थोड़ा आराम करो। सार्थक, ओह बहन किन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास कोई अनुबंधित आत्मा पशु है? जियांग किन ने शांत भाव से कहा, क्या आप किसी प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के स्थान पर जा रहे हैं? सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, आज गांव के मुखिया ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं हर महीने 500 किलो आत्मा निगलने वाली मछली लेकर आऊं और तो और दूसरों से मुकाबला भी करूं। मैं इतना छोटा हूं, कैसे मुकाबला कर सकता हूं? मैं तो बस आत्मा निगलने वाली मछली पकड़ने पर ही ध्यान दूंगा। हे, जियांग किन ने ताना मारा, तुम जीत नहीं सकते। तुमने ली जू को मार डाला है और अब भी कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? लेकिन तभी जियांग किन की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ में एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने एक बड़ा नीला लोबस्टर प्रकट हो गया। अधिकार। सार्थक का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि जियांग किन ने उस पर पहले ही एक मुक्का मार दिया था। बहन शियाओकिन। जब सार्थक ने रोकने के लिए अपनी छड़ी उठाई लेकिन वह उड़ गया। सार्थक सब्जी के बगीचे से बाहर निकला, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बहन शियाओकिन, तुमने किसी को क्यों मारा? जियांग किन, मैं आपको एक अनुबंधित आत्मा पशु की शक्ति दिखाना चाहता हूं। मैंने अभी अभी एक शुरुआती स्तर के मछुआरे की शक्ति का उपयोग किया है। आपको कैसा लगा? सार्थक का रंग बदल गया। क्या वह मछली पकड़ने में नौसिखिया है? वह तो मेरे जैसा ही है, या शायद मुझसे भी छोटा, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? सार्थक ने तुरंत कहा, नहीं बहन शियाओकिन, मैंने ली जू से लड़ाई की थी। बाघ के सिर वाली मछली के वश में होने के बावजूद भी वह एक महान मत्स्य पालन मास्टर की सीमा को पार नहीं कर पाया। उसकी ताकत तो दूर की बात है, लेकिन वश में होने के बाद आपकी शक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप लगभग 2 स्तरों तक उन्नत हो गई हैं। जियांग किन ने सिर हिलाया। सटीक रूप से कहूं तो शाओ लैन के मुझ पर कब्जा करने के बाद मेरी शक्ति एक नौसिखिया मछुआरे से बढ़कर मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई, और मैं अभी भी अंतिम स्तर से थोड़ा पीछे हूं। ली जू के बाघ मछली के कब्जे में आने के बाद कमजोर होने का कारण ये था कि उसने एक मां और बच्चे बाघ मछली को प्राप्त किया था। उसने बच्चे को अपने बेटे ली हू को दे दिया। बच्चे की मृत्यु के बाद मां मछली की शक्ति बहुत कम हो गई। आप भाग्यशाली थे। सार्थक को पसीना आ गया। तो अगर मैंने ली हू को नहीं मारा होता तो शायद मैं ली जू को हरा नहीं पाता। धिक्कार है, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। अध्याय 98 दानव शोधन पात्र की मूलभूत क्षमताएं। उस शाम सार्थक ने ली गैंग और उसके साथियों को बुलाया। सार्थक, मैं अगले महीने एकांत में रहकर अपने कौशल को निखारूंगा।
अब मैं आपको ताज़ा गर्मा गर्म सूप बनाना सिखाऊंगा। एक बार जब आप इसे चख लें और आपको लगे कि यह ठीक है, तो बाकी आप खुद सीख सकते हैं। मुझे बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदानों के लिए तैयारी करनी है। बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बारे में सुनकर ली गैंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। ली गैंग, इतनी जल्दी? ली गान, युवा स्वामी, नहीं, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सार्थक को इस बात पर बहुत संदेह था कि वह सीधा सादा ली गान कैसे बच गया, लेकिन चूंकि ली गान तियानशुई गांव में रह सकता था, इसलिए उसने पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में काफी काम किया होगा। ऐसा लगता है कि यह सीधा सादा आदमी उतना भी मूर्ख नहीं था जितना सोचा था। अगले दिन सार्थक ने बूढ़े जियांग से मछली और ड्रैगन गैंग के मार्शल आर्ट हॉल में आधिकारिक रूप से अपना एकांत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए छुट्टी मांगी। फिर भी बूढ़े जियांग ने उसका कई बार मजाक उड़ाते हुए कहा, ये किस तरह का छोटा बदमाश एकांत में जा रहा है? ये किस तरह का बड़ा पीला क्रोकर है? बूढ़े जियांग को ये पता ही नहीं था कि सार्थक के कितने रहस्य थे। अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहते। सार्थक के लौटने के बाद उसने पहली बार अमर शरीर साधना शुरू की। आखिरकार 108 शरीर संरक्षण अंशों की साधना एक लंबी प्रक्रिया थी और इसके प्रभाव अमर शरीर की तरह तुरंत नहीं मिलते थे। सार्थक के सामने आयरन फिश बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 20 बोतलें और 100 से अधिक मेंटिस श्रिम्प पर रखे थे। इस समय सार्थक को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे जिंदा ही भाप में पका दिया गया हो, उसका जबड़ा भींच गया था और उसके सिर से पानी की तरह पसीना बह रहा था। हे भगवान, यह अमर शरीर तो हद से ज्यादा दबंग है। ये सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके पूरे शरीर की त्वचा को जला देता है और यह अंदर से बाहर की ओर जलना शुरू करता है। एक परत के जलने के बाद ही अगली परत जल सकती है और यह प्रक्रिया कुल 5 बार दोहराई जाती है। सार्थक वास्तव में हैरान रह गया। मानव त्वचा में वास्तव में 5 परतें होती हैं: स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पिनोसम और स्ट्रैटम बेसल। अविनाशी शरीर प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधना में त्वचा की सभी 5 परतों को तलवारों और भालों के प्रति लगभग अभेद्य बनाना शामिल है। इस प्रकार इस जलने की प्रक्रिया को अनगिनत बार दोहराना पड़ता है। सौभाग्य से सार्थक ने मेंटिस श्रिम्प पर्ल्स के लाभों की खोज की। तथाकथित शक्ति वृद्धि वास्तव में स्वतः ही होती है और त्वचा पर आ जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सार्थक को नहीं पता था कि उसने कितनी बार अपनी त्वचा को कठोर बनाया था। जब उसने मछली काटने वाले खंजर से अपनी त्वचा को काटने की कोशिश की, लेकिन वह उसे काट नहीं पाया, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ प्रगति की है। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद जलने की प्रक्रिया जारी रखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग साधना के लिए किया जाता है। बेशक उस समय रेन तियानफेई के पास स्वयं कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने मुक्केबाजी की तकनीकों का प्रयोग किया, लेकिन उनकी तकनीकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि जिन लोगों को उनका अमर शरीर प्राप्त होगा, वे उनकी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित नहीं होंगे, इसलिए इस अवस्था तक पहुंचने के 2 तरीके थे। रेन तियानफेई का तरीका अधिक कठिन था, जबकि सार्थक के तरीके में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करना आवश्यक था। रेन तियानफेई को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि सार्थक की आध्यात्मिक ऊर्जा भंडारण की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जब सार्थक ने अपनी त्वचा को निखारने के लिए पूरे 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसने अमर शरीर तकनीक में एक छोटी सी सफलता प्राप्त कर ली, और इस चरण में उसे केवल आधा घंटा लगा। किसी और के लिए उन 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित और विकसित करने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी सारी साधना ऊर्जा त्वचा को निखारने में लगा दी। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने में भी समय लगता है। इसलिए सार्थक ने गणना की कि दूसरों को साधना करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, जबकि उसे केवल आधा घंटा लगा। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ त्वचा को निखारने का चरण है। शारीरिक शरीर को निखारते समय किस तरह की यातना सहनी पड़ती होगी। सार्थक को अपनी त्वचा पर हुई जलन को याद करके बहुत बुरा लगा। सार्थक ने एक साधारण मछली काटने वाले खंजर से खुद को घायल कर लिया और खनखनाहट की आवाज के साथ खंजर टूट गया, टूट गया, टूट गया। अरे वाह, ये तो कमाल है। सार्थक खुद थोड़ा हैरान था। क्या यह अविनाशी शरीर कुछ ज्यादा ही असामान्य नहीं था? मछली पकड़ने के सामान्य क्षेत्र में किसी भी चीज को आसानी से काट सकने वाला चाकू उस पर लगने से टूट गया। थोड़े दर्द के अलावा और कुछ नहीं था, बस एक हल्का सा सफेद निशान जो रगड़ने पर गायब हो गया।
इसके बाद सार्थक ने दानव शोधन पात्र से निर्मित एक साधारण स्तर का खंजर निकाला और हल्के से खुद पर वार किया। काटने के बाद भी उसकी त्वचा पर कोई चोट नहीं आई थी। सार्थक सोचने लगा कि क्या उसने पर्याप्त शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उसने अपनी आधी शक्ति का प्रयोग किया था। इस बार सार्थक को त्वचा पर स्पष्ट सफेद निशान दिखाई दिए, लेकिन फिर भी खून नहीं निकला। मेरी ताकत का 7/10वां हिस्सा। धड़ाम। अपनी बाह पर खून के धब्बे देखकर सार्थक को अंदाजा हो गया कि त्वचा को निखारने की यह तकनीक भी रामबाण नहीं है। लौकी से बने उत्पाद अभी भी उच्च गुणवत्ता के थे। हालांकि सार्थक को तुरंत एहसास हुआ कि अगर प्रतिद्वंद्वी के पास उच्च श्रेणी का घातक हथियार हो तो वह उसी स्तर के उस्ताद के हमले की 70% शक्ति को बिना किसी चोट के झेल सकता है। अगर वह सिर्फ चाकू या कटार होता तो शायद वह पल भर में टूट जाता। अविश्वसनीय। ये तो अमर शरीर की त्वचा परिष्करण का केवल एक छोटा सा चरण है। अगर यह पूरा चरण होता तो क्या होता? खास बात यह है कि अमर शरीर को अनिश्चित काल तक विकसित किया जा सकता है। इसे ग्रैंड मास्टर एंगलर बनकर और परिष्कृत किया जा सकता है, और एंगलर बनकर भी इसे और परिष्कृत किया जा सकता है। अंततः सार्थक को समझ आ गया कि यह अमर शरीर इतना शक्तिशाली क्यों था। एक साधारण गणना के लिए भी 100 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए यह इतना सरल नहीं हो सकता। 10 दिनों में सार्थक ने आयरन फिश बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 7 बोतलें, 49 मेंटिस श्रिम्प पल और 16,000 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। ये खपत काफी अधिक थी। यदि इसे मध्यम श्रेणी के मोतियों में परिवर्तित किया जाए तो ये कई 100 मोतियों के बराबर होगी। छोड़ो, इससे इतने कम समय में इस पर महारत हासिल करना असंभव लगता है। मुझे जल्दी से 108 शारीरिक शक्तिवर्धक अंशों का अभ्यास करना चाहिए ताकि मैं अपने पूरे शरीर की शक्ति में सुधार कर सकूं। 7 दिन बाद सार्थक ने पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की टोपी हिलना बंद हो गई थी और 599 बिंदुओं पर अटक गई थी। मैंने आंकड़ों का अध्ययन किया। स्वामी सार्थक। स्तर 13 शुरुआती मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 140,6599। आध्यात्मिक नस स्तर 3 मध्य श्रेणी अपग्रेड करने योग्य। प्रतिभावान आत्मा जीव जुड़वा यिन यांग भक्षण करने वाली मछलियां स्तर 8। हथियार बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। आध्यात्मिक शिरा की अपग्रेड करने योग्य स्थिति अभी भी धुंधली है, अपरिवर्तित है। हालांकि अधिकतम आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई लगती है। सार्थक ने महसूस किया कि जब वह मछुआरा क्षेत्र में था तब अधिकतम आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ी थी। अब ये घट रही है, प्रति छोटे स्तर पर औसतन केवल 1 दर्जन अंक। नहीं, ऊपरी सीमा को बढ़ाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा की नसों में सुधार हुआ है और स्तर बढ़ा है, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा को न बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। सार्थक ने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। आखिरकार अगर हम आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा की बात कर रहे हैं तो एक शीर्ष स्तर का मछुआरा भी शायद उतना ऊंचा न हो जितना वह खुद है। सार्थक ने तुरंत हिसाब लगाया और पाया कि अमर शरीर साधना और 108 शरीर संरक्षण अंशों को प्राप्त करने में ही 17 दिन लग चुके थे। इसमें पहले से व्यतीत 3 दिन जोड़ने पर उसके पास 10 दिन से भी कम समय बचा था। इस समय सार्थक ने गांव के मुखिया द्वारा दी गई तथाकथित अनुबंधित आत्मा पशु हस्ताक्षर विधि का उपयोग किया। क्या मुझे वाकई इस अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा? हाँ, किसी आत्मा प्राणी के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की विधि कठिन नहीं है। ये केवल एक वाक्यांश है, या अधिक सटीक रूप से एक स्मृति सहायक है। सार और रक्त में विलीन, आध्यात्मिक ऊर्जा से शिक्षित और समुद्र देवता की दृष्टि से दिव्य समुद्र पर अंकित। सार्थक ने भौहें चढ़ाईं। यह अनुबंध विधि कुछ अजीब थी। इसे उसके दिव्य सागर पर क्यों अंकित किया जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने सोचा कि समुद्र देवता तो केवल एक प्रतीक है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं लगती। इसलिए सार्थक ने तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि यह जल्दी हो जाएगा और केवल 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। जैसे ही सार्थक आध्यात्मिक शपथ का अभ्यास कर रहा था, उसका रक्त अचानक उफान पर आ गया और वह अपने सार तत्व के रक्त को बाहर निकालने में असमर्थ रहा, इसलिए शपथ उसके दिव्य सागर में अंकित नहीं हो सकी। 5-6 बार कोशिश करने के बाद सार्थक पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या इस कौशल में महारत हासिल करना वाकई इतना मुश्किल था? अगर यह इतना कठिन था तो मछली पकड़ने में माहिर बनने के तुरंत बाद उसे पहले स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में क्यों जाना पड़ा?
अवचेतन रूप से सार्थक ये देखना चाहता था कि क्या दानव शोधन पात्र समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन देखने पर वह दानव शोधन जगत और हथियार शोधन के बगल में दानव शोधन शब्द देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राक्षस शोधन। सार्थक ने जिज्ञासावश उस पर क्लिक किया तो पाया कि उसे सक्रिय करने के लिए 50,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। फुफकार, एक डकैती। 1 मिनट रुकिए, क्या अभी अभी ग्राम प्रमुख द्वारा बताई गई असफल अनुबंध हस्ताक्षर विधि इससे संबंधित हो सकती है? अन्यथा यहाँ राक्षसों को परिष्कृत करना शब्द क्यों दिखाई देते? ये संदेह पैदा करता है। सक्रिय करें। सार्थक चाहे पसंद करे या न करे, उसे वे 50,000 आध्यात्मिक अंक खर्च करने ही होंगे। अगर वह इसे अभी नहीं खोलता है तो उसे बाद में खोलना ही पड़ेगा। चूंकि उसके पास अभी भी कुछ आध्यात्मिक अंक बचे हैं, इसलिए इसे खोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद सार्थक हक्का बक्का रह गया। तथाकथित दानव शोधन प्रक्रिया वास्तव में दानवों को एक दूसरे के साथ विलय करने और पूरी तरह से नए जीवन रूप में परिवर्तित होने की अनुमति देती है। अरे बाप रे, ये तो कमाल का हुनर है। सार्थक चौंक गया। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अनिश्चित काल तक दानव मछलियों के साथ जुड़ सकता है, जब तक कि वह कोई दुर्लभ या उससे भी उच्च स्तर की दानव मछली न बना ले? और यह सब उस शापित अनुबंध के बिना ही संभव होगा। सार्थक ने मन ही मन बुदबुदाया। राक्षस शोधन पात्र, राक्षस शोधन पात्र, क्या ये दिव्य कौशल राक्षस शोधन पात्र का मूल कार्य हो सकता है? अध्याय 99 स्तर 1 मछली पकड़ने के क्षेत्रों का समर्थन करना। सार्थक ने फिश ड्रैगन गैंग के मार्शल आर्ट हॉल को छोड़ दिया। दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे दोनों गुंडों ने आश्चर्य से कहा, युवक, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। सार्थक, मेरी दिव्य कला परिपूर्ण हो गई है, अब मैं अजेय हूं। वो दो उनमें से एक ने कहा, युवक, आपके 10 दिनों से अधिक के एकांतवास के दौरान ग्राम प्रधान ने 2 बार लोगों को भेजा है और कहा है कि वह आज फिर आएंगे। आपको क्या लगता है? सार्थक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा? एक अधीनस्थ कर्मचारी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। गांव के मुखिया ने तुम्हें तुरंत बाहर आकर उसे ढूंढने के लिए कहा था। सार्थक ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं आ भी जाता हूं। अरे, क्या मेरे फिश ड्रैगन गैंग का फ्रेश फूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट शुरू हो पाया है? जैसे ही ताज़ा हॉटपॉट रेस्टोरेंट की बात उठी, दोनों आदमियों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। वे जोश से बोले, मालिक जी, ये तो कमाल का है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस दिन कितने लोग आए थे। दोपहर से लेकर देर रात तक हमारा यूलो फ्रेश फूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट लगातार चलता रहा। हर सीट भरी हुई थी और वहां खाने वाले हर व्यक्ति ने इसकी इतनी तारीफ की कि मानो वे सूप को चाट चाट कर खाना चाहते हो। एक अन्य व्यक्ति ने जल्दी से कहा, युवा मालिक, आपको पता नहीं है, दैनिक कारोबार पहले ही इस संख्या तक पहुंच चुका है। जब वह बोल रहा था तब उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और हथेली खोलकर अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। सार्थक, 500 मध्यम दर्जे के मोती। वह व्यक्ति तुरंत आश्चर्यचकित हो गया, युवा स्वामी, आप सचमुच अद्भुत हैं। केवल 500 मध्यम श्रेणी के मोती और हमारा पूरा संघ हंगामा मचा रहा है। स्मैक। सार्थक ने उस आदमी के सिर पर थप्पड़ मारा। अगली बार ठीक से बोलो। 500 ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अनुमान लगाने को मजबूर कर दिया। अगर मैंने 5,000 का अनुमान लगाया होता तो क्या होता? वह आदमी बेहद नाराज था। 5,000 कैसे हो सकते हैं? 5,000 मध्यम श्रेणी के मोती, उनकी कीमत कितनी होगी? ... सार्थक मछली और ड्रैगन गिरोह से मुस्कुराते हुए बाहर निकला। बाहर सूरज की रोशनी देखकर उसे ताजगी महसूस हुई। वह सोच रहा था कि क्या उसे आज रात बूढ़े आदमी और बहन किन को गर्मागर्म खाना खिलाना चाहिए। उसने इस बारे में सोचा और फिर यह विचार छोड़ दिया। उनमें से कोई भी इस तरह के मजे में शामिल होने वाला नहीं था, वे उसे घर पर तो ऐसा करने ही देते। ... ग्राम प्रधान का घर। सार्थक, दादाजी ग्राम प्रमुख, मैं आ गया हूँ। ग्राम प्रधान एक कागज देख रहा था, तभी उसने सार्थक को अंदर आते सुना। वह तुरंत बोला, आखिरकार तुम एकांतवास से बाहर आ ही गए। सार्थक, मैंने दिव्य कौशल में महारत हासिल कर ली है और मैं तैयार हूँ। ग्राम प्रमुख, मुझे नहीं पता कि आपका समय सही है या नहीं। 1 घंटे में 3 मत्स्यपालक विशेषज्ञ आपके साथ आपकी यात्रा पर निकलेंगे। इतना जरूरी? ग्राम प्रमुख, मैं तुम्हारा इंतजार करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन किसे पता था कि तुम अपने आप एकांतवास से बाहर आ जाओगे। लेकिन यह अच्छा है, तुम ली जू को मारने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हारे पास कुछ गुप्त कौशल जरूर होंगे।
इस बार हमारे तियानशुई गांव के 3 मछुआरे प्रथम स्तरीय मछली पकड़ने के मैदान में मारे गए और अब हम सहायता प्रदान करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सार्थक थोड़ा चौंक गया। 3 मछुआरे, क्या वे सचमुच इतनी आसानी से मर गए? गांव के मुखिया का चेहरा गंभीर था। हम घिर गए हैं। क्या तुम बागान में जाकर बूढ़े जियान को ये बात बताना चाहते हो? सार्थक ने एक पल सोचा, फिर तय किया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह बूढ़े जियान की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकता था। उनकी पलकें भी नहीं झुकेंगी और एक साधारण हम ही उनके भाव को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। सार्थक, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन दादाजी, ग्राम प्रधान, क्या आपको मेरी मछली पकड़ने वाली नाव मुझे वापस नहीं करनी चाहिए? ग्राम प्रमुख, हम मूल रूप से आपकी मछली पकड़ने वाली नाव का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। सार्थक, वास्तव में ग्राम प्रधान द्वारा वादा किया गया 1 घंटा वास्तव में 1 घंटा भी नहीं चला। सार्थक के आते ही ग्राम प्रधान ने उन तीनों को तुरंत बुलाया और बिना किसी औपचारिकता का पालन किए ही रवाना हो गया। एक अगरबत्ती जलने के बाद वे चारों आकाश में पहुंच चुके थे। सार्थक की सफेद मछली पकड़ने वाली नाव अविश्वसनीय रूप से तेज थी, एक सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव की गति से 3 गुना से भी अधिक। सार्थक जानता था कि वास्तव में तेज सफेद मछली पकड़ने वाली नाव तियानशुई गांव में पाई जाने वाली नावों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तेज होती है। इस समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नाव चला रहा था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला सवार थे। दोनों ही युवा थे और उनकी उम्र 25 वर्ष से कम लग रही थी। उस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति को छोड़कर बाकी दोनों लोग सार्थक को देख रहे थे। महिला की आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। वाह, तुम सार्थक हो, एक 12 साल का मछुआरा, तुम कितने प्यारे हो। सार्थक, लड़की ने तुरंत सार्थक का सिर सहलाना शुरू कर दिया। सार्थक का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। लड़की, कृपया थोड़ी आत्मसम्मान रखो। पफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैंने पहली बार किसी 12 साल के मछुआरे को देखा है। वह कमाल का है। वह युवक सार्थक को ध्यान से देख रहा था। सार्थक के कुछ हद तक हताश चेहरे को देखकर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन जब उसने अपने मिशन के बारे में सोचा तो वह हंस नहीं सका। मजाक को छोड़ दे तो सार्थक को कोई कमजोर नहीं समझता था। क्या कोई कमजोर ली जू को मार सकता है? क्या कोई कमजोर टाइगर हेड गैंग को हरा सकता है? क्या कोई कमजोर दिन दहाड़े टाइगर हेड गैंग के मछुआरे को मार सकता है? लड़की ने सार्थक के सिर पर फिर से थपथपाया और कहा, इस बहन का नाम चेंजिया एर है, इस भाई का नाम झांग पिंग है और वह अंकल काओ वाकई कमाल के हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, काओफी, नन्हे सार्थक, ये तुम्हारा पहली बार किसी बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थान पर आना है। हमारे साथ ही रहना। ये जगह तुम्हारे पहले अनुभव से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। सार्थक, चिंता मत करो चाचा जी, मैंने हाल ही में अपने कौशल में महारत हासिल की है। आप मुझे बताइए कि किसे मारना है, मैं उसे 3 वार में मार डालूंगा। काओफेई, हे, अगर काओफेई होता तो वह बहुत गुस्से में होता। ऐसा लगता है जैसे तुम बड़ी पीली क्रोकर मछलियां पकड़ रहे हो। तुम 3 वार में एक मछुआरे को मार सकते हो। नौजवान, तुम अभी जवान हो। क्या तुम अपने मछली पकड़ने के कौशल को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हो? झांग पेंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया। इस आदमी का आत्मविश्वास हद से ज्यादा है। इसने अभी तक एक बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदान की भयावहता का अनुभव नहीं किया है। 1000 मील से अधिक की इस यात्रा को मूल रूप से 6 घंटे में पूरा करने का अनुमान था, लेकिन सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव की बदौलत समूह ने इसे 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया। जब वे एक बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंचे तो चेंजिया एर और बाकी दोनों अवाक रह गए। ये तो मानो किसी देवदूत का दिया हुआ मछली पकड़ने का जहाज था। ये तो वाकई लाजवाब था। काओफी ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर युद्ध मोड में प्रवेश करने की तैयारी करो। झांग पेंग, स्पिरिट चेजिंग श्रिम्प को छोड़ो। सार्थक के अचंभित चेहरे को देखकर चेंजिया एर मुस्कुराए और बोली, स्पिरिट चेजिंग श्रिम्प झांग पेंग का अनुबंधित आध्यात्मिक जीव है। यह अपने प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर उसके स्थान का सटीक पता लगा सकता है। ये काफी दुर्लभ है। सार्थक, क्या इसे अभी भी ट्रैक किया जा सकता है? सार्थक थोड़ा उलझन में था। शुक्र है, ऐसा कम ही होता है। अगर सबके पास होता तो किसी को नाराज करने पर क्या उनका पीछा नहीं किया जाता? काओफी, जिया एर, सार्थक को हमारी युद्ध विशेषताओं और आध्यात्मिक जानवरों के बारे में बताओ। इस क्षण चेंजिया एर का चेहरा गंभीर हो गया। सार्थक, ध्यान से सुनो।
मैं एक नौसिखिया पीक एंगलर हूँ और मेरा सोल बीस्ट एक झींगा मछली है। इसमें मजबूत युद्ध शक्ति और रक्षा क्षमता है। सम्मेलन के बाद इसकी युद्ध शक्ति मुश्किल से मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचती है। बोलते बोलते चेन जिया एयर ने झांग पेन की ओर इशारा करते हुए कहा, झांग पेन भी एक नौसिखिया है। उसका आत्मा राशि एक बिजली की कड़ा है। ये बेहद तेज है और युद्ध में इसकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल है। ये प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में एकमात्र आत्मा राशि है जिसके पास अपनी खुद की युद्ध क्षमता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को केकड़े के पंजों में परिवर्तित कर बिजली की गति से प्रहार करके अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे कुचलकर मार सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। झांग पेंग और उसके आत्मा राशि के विलय के बाद वह मुझसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। सार्थक बहुत हैरान था। क्या आत्मा प्राणियों के पास भी अपनी अपनी क्षमताएं हो सकती हैं? और वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके विशालकाय पंजे भी बना सकते हैं? क्या इन सभी लोगों की आत्मा प्राणियां इतनी ही उत्कृष्ट हैं? अंत में चेन जिया एयर ने कहा, हमारे कप्तान काओफी एक उच्च कोटि के मछुआरे हैं, शिखर से बस एक कदम दूर। उनका मूल जीव तलवार मछली है जिसकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल है। अगर आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो आप कप्तान के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर कप्तान के पास उसी स्तर के अन्य विशेषज्ञ मौजूद हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। बस इतना ही। तीनों ने सार्थक की ओर देखा। सार्थक ने पलकें झपकाईं। मैं सार्थक। खैर, एक नौसिखिया पीक एंगलर, एक स्पिरिट बीस्ट डिवोरिंग फिश मेरी युद्ध शक्ति फ्यूजन के बाद नहीं बढ़ती है। हम तो नौजवान, तुम प्रारंभिक चरण के चरम पर हो। काओफी ने काफी आश्चर्यचकित होकर सार्थक की ओर पीछे मुड़कर देखा। सार्थक, बिल्कुल, मैं अपने चरम पर पहुंच गया हूं। अगर मेरी ताकत, मेरी युद्ध कौशल, मेरी प्रतिक्रिया समय और मेरी समग्र युद्ध क्षमता को ध्यान में रखा जाए तो मैं लगभग एक मछुआरे के मध्यवर्ती स्तर के शिखर पर हूं। सभी चेन जिया ए पीक इंटरमीडिएट लेवल। झांग पेन चौंक गया। सार्थक, क्या तुम निश्चित हो? काओफी ने गंभीरता से कहा, सार्थक, ये जीवन और मृत्यु का मामला है, मजाक करने की बात नहीं है। सार्थक, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बहुत ताकतवर हूं। अगर कोई मध्यम स्तर का मछुआरा भी खड़ा होकर मुझे मुक्का मारे तो मैं उसे 3 पौंड खून उगलवा सकता हूं। सभी समूह अवाक रह गया। आपको परिमाणवाचक शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? हालांकि उन्होंने राहत की सांस भी ली। कम से कम वह बोझ तो नहीं था। हालांकि वे सार्थक की ताकत से बहुत हैरान थे, लेकिन इस समय उनके पास इस बारे में बात करने का समय नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद सार्थक ने दूर से 5 मछली पकड़ने वाली नावों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखा। काओफी चिल्लाया, लड़ाई मोड में आ जाओ, पूरी रफ्तार से दौड़ो। तभी सार्थक ने कमजोर स्वर में कहा, चाचा काओ, क्या आप बता सकते हैं कि दुश्मन कौन है? बस मेरी नाव को उनसे टकरा दीजिए, ये टूटेगी नहीं। अध्याय 100 हान शियाओफेई, अजेय तलवारबाज। ये सुनकर कि ऐसा युद्धाभ्यास संभव है, काओफी ने तुरंत अपनी नाव को लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। अतिरिक्त सहायता, जहाजों से, किसी ने चिल्लाया। उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। काओफी ने दूर से चिल्लाकर कहा, तियानयांग गांव की छोटी मछली, तुम्हारे दादा काओ यहां आ गए हैं। अरे नहीं, पीछे हटो। सामने की 5 मछली पकड़ने वाली नावें जल्दी से अलग हो गईं। सार्थक अब स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तियानशुई गांव की 2 मछली पकड़ने वाली नावें अस्त-व्यस्त थीं, केवल 3 लोग ही लड़ने में सक्षम थे। वे नाव के आगे के हिस्से की रखवाली कर रहे थे और सार्थक और उसके समूह के आने तक जो 3 लोग डटे रहे, वे नाव पर गिर पड़े। इस बीच तियानयांग गांव की बाकी 3 मछली पकड़ने वाली नावों में अभी भी 6 लोग सवार थे, जिनमें काफी ऊर्जा बची हुई थी। हालांकि ये 6 लोग अचंभित थे। आखिर यह सफेद मछली पकड़ने वाली नाव कहां से आए और इसने सीधे उनसे टकराने की हिम्मत क्यों की? काओफी, मार डालो। धमाका। एक कान फाड़ देने वाली धमाके के साथ तियानयांग गांव की एक मछली पकड़ने वाली नाव का कील टूट गया और दूसरी नाव डूबने लगी। नाव पर सवार लोग पहले ही 2 अन्य मछली पकड़ने वाली नावों में स्थानांतरित हो चुके थे। तियानशुई गांव के लोगों समेत सभी लोग हैरान थे। वह सफेद मछली पकड़ने वाली नाव इतनी भयंकर होते हुए भी पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह सकती थी? उसी क्षण तियानशुई गांव की 2 मछली पकड़ने वाली नावों पर सवार कई लोगों ने, जो पहले ही मुख्य नाव से अलग हो चुकी थीं, चिल्लाकर कहा, वापस हमला करो। तियानयांग गांव में एक युवक ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर आपने कुछ अतिरिक्त सैनिक भेज दिए? क्या आपको लगता है कि हमने नहीं भेजे?
तियानशुई गांव, आपके पास वास्तव में लड़ने की शक्ति केवल इन 4 लोगों के पास है जो बाद में आएंगे। ओह, एक बच्चा भी है, क्या उसका दूध छुड़ाया जा चुका है? काओफी ने उस आदमी की बातों को अनसुना कर दिया और जल्दी से कहा, तुम दोनों के लिए एक एक। झाओ डाबाई, तुम दोनों उनमें से 2 को रोको और आज उनका काम तमाम कर दो। काओफी ने जिस झाओ डाबाई का जिक्र किया था वही था जिसने मदद मांगी थी। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। सार्थक ने भौहें चढ़ाईं, वे मुसीबत में लग रहे थे। झाओ डाबाई और उसके बगल में खड़े पुरुष और महिला गंभीर रूप से घायल प्रतीत हो रहे थे, लाठियों को पकड़े हुए उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन काओफी को इसकी परवाह नहीं थी और वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। चेन जिया एर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, विलय करो। झांग पेंग, एकीकरण। काओफी, एकीकरण। तीनों पुरुषों की आभाएं उमड़ पड़ी और पल भर में वे उस मछली पकड़ने वाली नाव में घुस गए जहां तियानयांग गांव स्थित था। बैंग बैंग बैंग, तुरंत ही एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई और पहले ही आदान प्रदान में कोई न कोई तुरंत घायल हो गया। सार्थक ने देखा कि अपेक्षाकृत शांत दिख रहे झांग पेंग ने अचानक एक दूसरे पर हमला कर दिया। बिजली के केकड़े का सहज हमला एक विशाल पंजे में बदल गया जिसने पल भर में एक व्यक्ति को जकड़ लिया, जबकि वह स्वयं अपने शरीर को भेदते हुए तलवार मछली के प्रेत की परवाह किए बिना मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। सार्थक हैरान रह गया। क्या एक मछली पकड़ने के मैदान में लड़ाई ऐसी ही होती है? क्या शुरुआत से ही पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जा रही थी? तब काओफी ने चिल्लाकर कहा, सार्थक, जल्दी युद्ध करो। ये सुनकर सार्थक ने अपने पैर हिलाए और उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बांस की छड़ी पर सवार आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिसे उसने सीधे उनमें से एक पर दे मारा। हा, क्या तियानशुई गांव में लोग खत्म हो गए हैं? उन्होंने एक छोटे से बदमाश को भी भेज दिया। कमाल है। अगले ही पल सार्थक की आंखें सिकुड़ गईं। उसे ऐसा लगा मानो एक विशालकाय स्क्विड दर्जनों तंतुओं के साथ प्रकट और गायब हो रहा हो, मानो उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय उस व्यक्ति की युद्ध छड़ी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रही थी और वह सार्थक की छड़ी से टकरा गई। धमाका। लेकिन इस व्यक्ति को कभी उम्मीद नहीं थी कि सार्थक की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह आधे दिन से लड़ रहा था और हालांकि उसने आत्मा को फिर से भरने वाली गोली ली थी, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। इस समय उसे वास्तव में एक बच्चे ने छड़ी से धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन तभी उस युवक ने चिल्लाकर कहा, सावधान रहो, ये लड़का दुष्ट है। कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर तियानशुई गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर सार्थक की ओर देखने लगे। क्या ये लड़का उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था? विशेष रूप से झाओ डाबाई और उसके 2 साथी, जिनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। झाओ डाबाई, तियानयांग गांव की छोटी मछली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा झाओ का कोई अस्तित्व ही नहीं है? वाह वाह, युद्ध। हालांकि सार्थक ने एक ही प्रहार में उस व्यक्ति को दूर फेंक दिया, लेकिन उसने तुरंत अपना डंडा त्याग दिया और उसके हाथों में 2 तलवारें आ गईं। तलवारें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं और उसने शून्य पर 1 दर्जन से अधिक बार प्रहार किया। युवक को गंभीर चोट लगी प्रतीत हो रही थी और वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से सार्थक उन पर आ पहुंचा और लाठी और चाकू के फायदे और नुकसान तुरंत स्पष्ट हो गए। युवक की लंबी लाठी बेकार हो गई, जबकि सार्थक के दोनों चाकू उड़ती हुई तितलियों की तरह चलने लगे। बैंग बैंग बैंग, पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा कट लग गए और युवक के शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे चकनाचूर हो गई। सार्थक को ऐसा लगा जैसे सक्शन कप उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उसके पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे, जो काफी लग रहे थे। सिजल सिजल, कुछ ही सांसों में युवक अपने सामने खड़े लड़के को भय से घूरने लगा। सीधे टकराव में उसने खुद को जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से शक्तिहीन पाया। अपनी ताकत के बावजूद वह पूरी तरह से दब गया था। उसके शरीर पर 2 धारदार चाकुओं से दर्जनों घाव हो गए थे और वह लगभग खून से लथपथ था। नहीं, युवक ने निराशा में चिल्लाया। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झाओ डाबाई, मेरे रास्ते से हट जाओ। बैंग, झाओ डाबाई और उसके 2 साथी एक शक्तिशाली शॉकवेव से उड़ गए। सार्थक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक हट्टा कट्टा युवक गुस्से में उनकी ओर दौड़ रहा है। सार्थक ने शांत भाव से तियानयांग गांव के मछुआरे को लात मारकर समुद्र में धकेल दिया। बिना रुके वह सीधे उस हटे कट्टे युवक की ओर दौड़ा। डिंग यांग, तुमने डिंग यांग को मार डाला, तुम तियानशुई गांव के छोटे चोर हो।
सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली सफलता हासिल करने वाला एक छोटा बच्चा होगा। वहीं झाओ डाबाए और बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चा तो कमाल का है। इसकी उम्र कितनी है? हमारे गांव में ऐसा विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा कब पैदा हुआ? डिंग डिंग डिंग। सार्थक ने 2 तलवारों से उस व्यक्ति पर वार किया। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सार्थक अविचलित रहा और पलटवार करता रहा। एक जोरदार धमाके के साथ सार्थक 5-6 कदम पीछे लड़खड़ा गया, अपने दोनों तलवारों को हाथों में घुमाते हुए उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। इस बीच उसके सामने वाले व्यक्ति की छाती पर 2 लंबे घाव थे, जिनसे बहुत खून बह रहा था। जैसे ही सार्थक हमला करने वाला था, उसने अपनी ओर एक आकृति को उड़ते हुए देखा। करीब से देखने पर उसे पता चला कि वह चेंजिया एर थी। इस समय चेंजिया एर घायल थी। उसने मुंह से खून थूकते हुए कहा, विरोधी का जन्मजात आत्मा पशु कवचधारी कछुआ है झाओ डाबाई। क्या तुम अब भी मुकाबला कर पाओगे? झाओ डाबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मैं कहना चाहता था। जैसे ही सार्थक बोल रहा था, चेंजिया एर फिर से आगे बढ़ी, क्योंकि झाओ डाबाई और अन्य लोगों ने जिसे पहले रोका था, वह भाग निकलने में कामयाब हो गया था और झांग पेन की ओर बढ़ रहा था। झांग पेन पहले से ही खून से लथपथ था और अगर एक और व्यक्ति होता तो शायद वह बच नहीं पाता। सार्थक ने गहरी सांस ली और उसके हाथों से आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जिसकी 2 धाराएं सीधे झाओ डाबाई के शरीर में प्रवेश कर गईं। हे भगवान! झाओ डाबाई और दूसरी महिला अवाक रह गईं। क्या ये युवक वास्तव में एक स्पिरिट गैदरिंग मास्टर था? झाओ डाबाई और उनके साथी तो हैरान रह ही गए, लेकिन पूरी लड़ाई एक पल के लिए रुक गई और तियानयान गांव के लोग भी अचंभित रह गए। इतना युवा स्पिरिट गैदरिंग मास्टर! क्या ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति शहर नहीं गया था? अरे नहीं, ये तो स्पिरिट गैदरिंग मास्टर है। इस युवक को मार डालो। तियानशुई गांव ने एक तनवीर पैदा किया है, हम दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि झाओ डाबाई दहाड़ते हुए बोला, तियानशुई गांव के लोगों को छूने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा झाओ का कोई अस्तित्व ही नहीं है? झाओ डाबाई और घायल महिला युद्ध में शामिल हो गए और तुरंत ही युद्ध का रुख पलट गया। शेष बचे व्यक्ति की बात करें तो ऐसा नहीं था कि सार्थक उसे आध्यात्मिक ऊर्जा देना नहीं चाहता था, बल्कि उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने खड़ा बलवान युवक पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा था। उस युवक का आत्मिक जीव एक केकड़ा था, जिसमें प्रबल रक्षात्मक और आक्रमणकारी शक्ति थी। अब अपने आत्मिक जीव के साथ विलय होने के बाद उसकी युद्ध क्षमता लगभग एक उच्च स्तरीय मछुआरे के बराबर हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे और भी अधिक ऊर्जा मिल गई हो और उसकी आभा और भी प्रबल हो गई थी। झाओ डाबाई के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने सार्थक से कहा, बच्चे सावधान रहो गेंद मछली की राक्षसी शक्ति से। सार्थक ने भौहें चढ़ाईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मछुआरे बार बार राक्षसी मछलियों से शक्ति प्राप्त कर सकें? पहले आत्मा पशुओं का सम्मिलन हुआ, फिर राक्षसी मछलियों की शक्ति। अगर इस आदमी के पास कोई अनुबंधित आत्मा पशु है तो क्या वह उसे वश में कर सकता है? फट गया। युवक दहाड़ा और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सैकड़ों सुइयां चारों दिशाओं में फट गईं। सार्थक ठीक उसके सामने था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। उस हटे कट्टे युवक ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने बॉलफिश के विषैले कांटे को सोख लिया। हैरान हो, खुश हो, तियानशुई गांव के लड़के, तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। काफी दहाड़ा और दौड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक लंबी छड़ी से उसे जबरदस्ती पीछे धकेल दिया गया। उस पल तियानशुई गांव में सभी के दिल बैठ गए। वे जानते थे कि गेंद के आकार की मछली का फटना कितना भयानक होता है, लेकिन यह एक 12 वर्षीय आत्मा संग्रहकर्ता मास्टर था, जो तियानशुई गांव की आशा था। क्या वह अपने पहले ही मिशन में मर जाएगा? लेकिन अगले ही पल सभी लोग स्तब्ध रह गए और उस हटे कट्टे युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। केवल सार्थक के शरीर से लगातार बजने वाली आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसकी अनगिनत मछली के आकार की आध्यात्मिक ऊर्जा की नुकीली आकृतियां सार्थक पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाईं। सार्थक ने अपना सिर खुजाया, तुम्हारा हमला खत्म हो गया है ना? अब मेरी बारी है, ठीक है।